Hello everyone, welcome back to our channel Excellence Learning Pathways. In this video हम क्लास 11th हिस्ट्री की यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं which is इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरिकल थिंकिंग. सबसे पहले हम जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या सोचते हैं जब कोई भी वो एक्सकवेशन करते हैं, किस किस बेसिस पे वो अपना पॉइंट्स देते हैं कि उस टाइम पे कैसे कैसे चीज़ें हुई होंगी, तो वो क्या क्या कैटेगरीज यूज़ करते हैं, किन किन बेसिस पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं. दैट इज़ आर हिस्टोरिकल थिंकिंग. इन दिस हम सब यूनिट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ इंट्रोडक्शन टू थीम्स इन एंशिएंट हिस्ट्री. तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल थिंकिंग का मतलब समझते हैं कि किसी भी हिस्टोरियन की तरह सोचने का मतलब क्या होता है. इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ पास्ट में जो हुई है उसे हम एनालाइज कर रहे हैं बाय विच क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हुए, एविडेंसेस को यूज़ करते हुए. जो भी हिस्टोरियंस के पास एविडेंसेस आ रहे हैं वो उसे देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी यूज़ कर रहे हैं एंड देन अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं. हिस्टोरिकल थिंकिंग इज़ बेसिकली कि हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि एक क्वेश्चन हमने पूछा कि ये चीज़ कैसे हुई होगी, क्यों हुई होगी, ठीक है. उसके लिए हम सोर्सेज लेते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, ठीक है. फिर जो जो हमें एविडेंसेस मिलते जाते हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना कोई भी पॉइंट है उसे क्लेम करते हैं, आंसर देते हैं उन क्वेश्चंस का जो हमने सबसे पहले रेज करे थे. ओके, नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू बी लर्निंग फ्रॉम दिस यूनिट एंड सब यूनिट. तो इसके अंदर हम बहुत सारे सोर्सेज को देखेंगे, उनकी रिलायबिलिटी को देखेंगे. रिलायबिलिटी मतलब कि रिलायबल भी है हमारे वर्क के लिए, क्या ये ज़रूरी भी है. हम अपने हिस्टोरिकल कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे. अलग अलग व्यू पॉइंट्स देखेंगे क्योंकि एक चीज़ का एक मेन सबका सेम ही व्यू पॉइंट नहीं हो सकता है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, सबका डिफरेंट व्यू पॉइंट है. तो हम अलग अलग उन व्यू पॉइंट्स को देखेंगे और फिर जो भी हमें एविडेंसेस मिलते रहेंगे उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे. अब जब हम बात करें हिस्टोरिकल थिंकिंग की, तो हिस्टोरिकल थिंकिंग की जब हम बात करते हैं तो हम 4 की स्किल्स की बात करते हैं. मतलब हम किसी भी हिस्टोरियन की तरह तभी सोच सकते हैं जब हम इन 4 स्किल्स को सीखेंगे, 4 स्किल्स को जानेंगे और उनका यूज़ करेंगे. तो सबसे पहली स्किल है हमारी सोर्सिंग. सोर्सिंग इज़ बेसिकली लाइक कि तुम्हें कोई भी चीज़ मिली है, ठीक है. अब तुम्हें एक डिटेक्टिव बन जाना है, ठीक है. यू हैव टू फाइंड आउट कि ये किसने बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई, ठीक है, कब बनाई. तो ये क्वेश्चंस तुम अपने अंदर लाओगे, ठीक है. हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था कि यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस. क्वेश्चंस पूछो. तो सबसे पहले कोई भी हमें चीज़ मिली है, कोई भी हमें सोर्स मिला है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पुटअप करेंगे कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब का है. तो ये क्वेश्चंस जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम उस सोर्स के बारे में कुछ लिटिल मच इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. उसके बाद सेकंड स्किल है हमारी कोरोबोरेशन. कोरोबोरेशन बेसिकली मीन्स कि अब तुम्हें बहुत सारे सोर्सेज मिल गए हैं, ठीक है. हमें ABCD सोर्स मिले हैं. अब जो ये चारों सोर्सेज हैं हम देखेंगे कि जो A कह रहा है, जो B कह रहा है, जो C एंड D कह रहे हैं, ABCD जो भी कह रहे हैं, क्या ये कहीं से भी मिल रहे हैं एक दूसरे से. इफ़ येस तो मतलब वो हमारा कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसे हमें एक इम्पॉर्टेंट मान के चलना है, ठीक है. उसे हमें इम्पॉर्टेंट मान के चलना है क्योंकि जितने भी हमने सोर्सेज देखे उसमें मेनली यही चीज़ सब कन्वे कर रहे हैं. मतलब अब हमने कई सारे सोर्सेज लिए. कोरोबोरेशन बेसिकली मीन जितने भी हमने सोर्सेज लिए हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो एक दूसरे से रिलेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी जो रिसर्च है वो सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं जा रही है. देन ये करने के बाद, सबको कोरोबोरेट करने के बाद, कंपेयर करने के बाद हमारे पास कुछ एक लिस्ट बन जाएगी उन चीज़ों की. देन हम उसका करेंगे कॉन्टेक्चुअलाइजेशन. कॉन्टेक्चुअलाइजेशन मतलब सेटिंग द सीन. मतलब उस टाइम पे क्या हुआ होगा उस जगह पर, उसके आसपास वाली जगह पर, और दुनिया में क्या हो रहा होगा उस टाइम पर. हम क्या करेंगे, ये चीज़ देखेंगे कि ये इस जगह पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर ही क्यों रहा है, ठीक है. इसका ऐसा क्या रोल था. जैसे हम कॉइन्स की बात करें पुराने टाइम की, तो कॉइन्स का रोल क्या था, ट्रेड के लिए था, ठीक है. अब ट्रेड कहाँ कहाँ होती थी, तो हम ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, देखेंगे. तो जब हम जानेंगे कि ये पूरे वर्ल्ड में इसका क्या रोल प्ले हो रहा था और ये इम्पॉर्टेंट क्यों था, तो हम उसका क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं कि वो क्यों था. देन आर लास्ट स्किल, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम करेंगे क्लोज रीडिंग. हमारे पास एक ड्राफ्ट बन के रेडी हो गया है, ठीक है. अब हम करेंगे रीडिंग बिटवीन द लाइन्स. मतलब जितनी भी डिटेल्स हैं
उन पे फोकस करेंगे, और जो डीपर मीनिंग है, जो हमें चीज़ दिख रही है वो क्या कन्वे करना चाहती है, उस टाइम के लोग क्या कन्वे करना चाहते थे, वो चीज़ क्या बताना चाहती थी, क्यों बनाई गई थी, वो समझने के लिए हम करते हैं क्लोज रीडिंग, मतलब अपने फाइनल कंक्लूजन्स बनाने के लिए। इसके बाद हमें एक लंच रूम फाइट के बारे में दिखा रखा है, विच इज़ अ केस स्टडी, जहाँ पर राहुल एंड मोहन की लड़ाई हो जाती है, समथिंग लाइक दिस। और फिर उसके बाद तुम्हें कुछ कुछ लोगों के पॉइंट्स बता रखे हैं, एग्जामिनेशन है लाइक कैफेटेरिया वर्कर, तो उन सब ने जो जो चीज़ कही, एविडेंसेस दिए, उनके बेसिस पे तुम्हें कंक्लूजन ड्रॉ करना था कि इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, कि जो भी हम स्कूल के अंदर हुआ है, और जजमेंट देनी थी तुम्हें इस चीज़ के ऊपर। और उसके बाद तुम्हें एविडेंस कॉन्टेक्स्ट दे रखा है, जहाँ पर तुम्हें बताना है कि टाउन के अंदर क्या हो रहा था, स्कूल के अंदर क्या हो रहा था, एंड कैफेटेरिया के अंदर क्या हो रहा था, और किसने क्या कहा, जिसके बेसिस पे तुमने वो चीज़ मानी, और क्या वो सोर्स रिलायबल था या नहीं था। तो ये हमारी एक सिंपल एक्टिविटी थी, जिससे हमें इन चारों स्किल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी थी, कि हमने सबसे पहले सोर्सिंग क्या, मतलब अलग अलग लोगों से पूछा, ठीक है, कि तुमने क्या देखा, क्या सुना। उसके बाद हमने क्या, कोरोबोरेशन की, जो कई लोगों ने बोला होगा, मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है जो सच में हुआ होगा, बिकॉज वो बहुत सारे लोगों को पता है वो चीज़, ठीक है। तो हमने कोरोबोरेट किया, सबके पॉइंट्स को कंपेयर किया कि कौन सी बात सबसे ज़्यादा बार कही गई है, जो जितनी बार कही गई मतलब वो उतनी ज़्यादा रेलेवेंट है। उसके बाद हमें कॉन्टेक्चुअलाइजेशन की, कि जैसे कि कैफेटेरिया के अंदर क्या था, स्कूल के अंदर क्या था, टाउन के अंदर थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये क्या था, तो हमने कॉन्टेक्चुअलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या सीन था। देन हमने क्लोज रीडिंग की कि क्या उन्हें सस्पेंशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे इन चारों ही स्किल को समझने के लिए। उसके बाद एक और केस स्टडी मिलती है, विच इज़ वॉज गैलीलियो ए हेरेटिक। तो सबसे पहले तो हम हेरेटिक का मतलब ही समझ लेते हैं, या फिर उससे पहले हम गैलीलियो के बारे में जानते हैं। तो जो गैलीलियो गैलीली है, वो एक पर्सन है हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, जिस गैलीलियो गैलीली को हम टेलीस्कोप का इन्वेंटर के नाम से ही जानते हैं, मतलब कि ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप। अब हेरेटिक क्या है, हेरेटिक इज़ बेसिकली कि चर्च के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो चर्च कहती थी बेसिकली, अगर कोई इस चीज़ के खिलाफ जाता था, दैट पर्सन वाज हेरेटिक। अब हमें एविडेंसेस, हमें सोर्सेज गिवन है, एविडेंसेस गिवन है, लाइक हमें डॉक्यूमेंट्स गिवन है, पोम्स गिवन हैं, तो उनके बेसिस पे हमें क्या करना है, अपने कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, अपने हिस्टोरिकल थिंकिंग स्किल्स यूज़ करने हैं, जो हमने पीछे 4 स्किल्स देखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मेनली बैकग्राउंड क्या है। तो जो गैलीलियो है, उन्होंने सपोर्ट किया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का। अब देखो, हीलियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक थ्योरी का डिफरेंस समझो। जियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब कि अर्थ एक जगह पर है, और जो सूरज चांद है वो क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं अर्थ के अराउंड, ठीक है। लेकिन जो गैलीलियो है, उसने इसको मना करते हुए उन्होंने हीलियोसेंट्रिक को सपोर्ट किया। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बेसिकली कि जो सन है डेट इज़ एट द सेंटर, और जो अर्थ है, बाकी प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में, वो उसके अराउंड घूम रहे हैं, दैट इज़ हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। और उसने इसी थ्योरी को सपोर्ट किया। इन 1633 जो चर्च है वो डिक्लेयर दिस आइडिया हेरेटिकल, मतलब कि जो भी उनके रिलीजियस बिलीव्स थे उसके अगेंस्ट से जा रही है, बिकॉज जो चर्च कहती थी, जो वहाँ के होली फादर्स थे, या फिर बाइबल वो मानते थे, वो कहते थे, जो फादर्स थे वो कहते थे कि उनकी बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो अर्थ है वो एक जगह पर है, बाकी सारी चीज़ें जो सन वन है वो अराउंड इसके रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर चर्च ये बात कह रही है तो तुम इसके खिलाफ नहीं जा सकते, और अगर तुम जा रहे हो तो यू आर अ हेरेटिक पर्सन। और इन चर्च ने क्या करा, 1633 में गैलीलियो के इस थ्योरी को सपोर्ट करने के कारण क्या कर दिया कि उसे एक हेरेटिकल आइडिया कह दिया, कि ये जो आइडिया वो हेरेटिकल है, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है इन द सोसाइटी। ही वॉज फोर्स्ड टू रीसेंट एंड केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट फॉर लाइफ, और इसके कारण उन्हें हाउस अरेस्ट भी दिया गया था, एक पनिशमेंट। टाइमलाइन गिवन है विच इज़ आर फर्स्ट सोर्स। फर्स्ट सोर्स के नाम पे हमें टाइमलाइन गिवन है। लेट्स सी द टाइमलाइन। यहाँ पे मैंने मेन इवेंट्स लिखे हुए हैं, लाइक इन 1553 कोपरनिकस थे, इन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का पब्लिशन किया था, लाइक उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बताई थी। 1609 में जो गैलीलियो है उन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया, और हीलियोसेंट्रलिज्म की जो ये थ्योरी थी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, इसको सपोर्ट किया। 1615 में चर्च ने वार्न किया गैलीलियो की कि जो भी ये उनकी थ्योरी है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को जो सपोर्ट कर रहे थे, वो अपनी थ्योरी को शेयर करना पब्लिकली बंद कर दें। देन 1633 में उन्हें पनिश किया गया,
और बाद में उनके जो आइडिया है उसको मान लिया गया, बिकॉज देखो उन्होंने टेलीस्कोप इन्वेंट कर लिया था, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा बेटर तरीके से उस चीज़ को बता सकते थे। अब नेक्स्ट है हमारा सोर्स विच इज़ डॉक्यूमेंट ए, सोर्स सेकंड विच इज़ अ गैलीलियोज लेटर, जो उन्होंने डचेस को लिखा था इन 1615। तो इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था, जो चर्च है वो उसे उन्हें गैलीलियो को एक हेरेटिक पर्सन कह रही थी, तो वो अपने आप को हेरेटिक ना कहलाने के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे थे डेट ही वाज नॉट अ हेरेटिक पर्सन। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नई चीज़ डिस्कवर की है जिसने कई सारे प्रोफेसर्स को एंग्री कर दिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो लोग हैं ना वो क्या कर रहे हैं, बाइबल को रॉन्गली अटैक हिज साइंटिफिक आइडियाज़। जो ये प्रोफेसर्स हैं ये बाइबल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे साइंटिफिक आइडिया को गलत साबित करने के लिए। जो ये प्रोफेसर्स हैं वो कहते हैं कि जो सूरज है वो मूव करता है धरती के इर्द गिर्द, और जो धरती है वो स्टिल रहती है, एक ही जगह रहती है। इसीलिए जो गैलीलियो का आइडिया है वो रॉन्ग है और हेरेटिकल है। लेकिन जो गैलीलियो बिलीव करता है कि बाइबल इज़ ट्रू, कि बाइबल में कुछ गलत नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो बाइबल के अंदर लिखा है वो डिफ़िकल्ट हो या अंडरस्टैंड करने में, समझने में, या फिर जो हम समझ रहे हैं वो उसका मतलब ना हो। गैलीलियो कहता है कि जो भगवान है उसने हमें रीज़न दी है, सेंस दी है कि हम कोई भी काम कर सकें और उस चीज़ को समझ सकें। तो भगवान तो ऐसा कहेगा ही नहीं कि भाई तुम कोई नई इन्वेंशन करो ही मत, भाई तुम कोई नई चीज़ देख रहे हो तो ऑफकोर्स तुम उस चीज़ को बताओगे। ये क्वेश्चन हाउ समथिंग कुड बी हेरेटिकल इफ इट हैड नथिंग टू डू विद फेथ, कि अगर तुम कि उस चीज़ पे तो क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए, हेरेटिकल तो कहना ही नहीं चाहिए कि अगर वो तुम्हारे फेथ से कहीं इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो दिस वाज ऑल द लेटर ऑफ गैलीलियो, कि गैलीलियो क्या कहता है अपने आप को प्रूव करने के लिए ही इज़ नॉट अ हेरेटिकल पर्सन। देन हमारा सोर्स थर्ड आ जाता है विच इज डॉक्यूमेंट बी। इन दिस चर्च के टॉप ऑफिशियली लेटर लिखते हैं जो हैंडल करते हैं रिलीजियस मैटर्स ड्यूरिंग गैलीलियोस केस। गैलीलियो का जो केस है उस टाइम पे जो चर्च के मैटर्स, रिलीजियस मैटर जो हैंडल करता था, उनका ये लेटर है। उन्होंने इस लेटर में क्या लिखा, जो गैलीलियो की बुक थी हीलियोसेंट्रिक आइडियाज़, उस बुक का सपोर्ट लेते हुए ये चीज़ लिखी थी। उन्होंने कहा कि जो बाइबल है वो चर्च लीडर्स एग्रीड अपॉन, कि हम बाइबल को उसी तरीके से नहीं दिखा सकते जैसे कि होली फादर्स हमें दिखा रहे हैं, चर्च लीडर्स हमें दिखाना चाहते हैं। इट कुड बी ये डिफरेंट हो। होली फादर्स बिलीव्ड द सन मूव्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ स्टेज स्टिल। जो होली फादर्स उनका मानना है कि सूरज घूमता है और धरती एक ही जगह है। जो चर्च का लीडर है वो कहता है कि अगर गैलीलियो प्रूव कर देता है कि सूरज इज़ इन द सेंटर, तो हो सकता है कि हम चर्च के साथ मिलके वापस सोचें कि बाइबल क्या मतलब है, वापस रीथिंक करें व्हाट द बाइबल मेंट टू से। अब वो अपनी आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि हम देख सकते हैं कि जो सूरज है और जो तारे हैं वो मूव करते हैं और हम एक ही जगह रहते हैं। अगर हम ऑफ कोर्स अगर हम ये अर्थ है, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ऑफ कोर्स हमें सन यहाँ से वहाँ जाता हुआ दिखेगा, तारे यहाँ से वहाँ जाते हुए दिखेंगे। ये तो हम अपनी आइज़ को ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें तो अपना आपा एक ही जगह पर स्टिल दिख रहा है, हमें सूरज और तारे ही मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो हम जब तक तुमको प्रूफ नहीं कर देते इस चीज़ को, हम अपनी आँखों पर भी विश्वास करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है, हमने 3 सोर्सेज देखे। फर्स्ट वॉज अ टाइमलाइन, सेकेंड गैलीलियो का लेटर एंड थर्ड वॉज कार्डिनल का लेटर। तो इन तीनों एविडेंसेस को देखने के बाद अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या सच में गैलीलियो एक हेरेटिक पर्सन था या नहीं था। हम कह तो नहीं सकते कि वो एक हेरेटिक पर्सन था, क्योंकि उसके पास टेलीस्कोप था, उसने टेलीस्कोप का इन्वेंशन करा था। लेकिन जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो चर्च है वो इस चीज़ को गलत मान रही है, हेरेटिक मान रही है, बिकॉज इन दैट केस वहाँ पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था इस चीज़ को साबित करने का। हम उसके डॉक्यूमेंट में से क्या कर रहे हैं, मीनिंग लाइंस देख रहे हैं अपने एविडेंसेस में लिखने के लिए, अपने रीज़न में लिखने के लिए, कि गैलीलियो कहता है द होली बाइबल कैन नेवर स्पीक अनट्रूथ, कि बाइबल अनट्रूथ झूठ नहीं बोलेगी कभी, लेकिन व्हेनेवर इट्स ट्रू मीनिंग इज़ अंडरस्टूड, लेकिन तभी जब हमें उसका सही मतलब पता हो। देन नेक्स्ट इज रीज़न इज आर कि I do not believe that the same God who has given sense, reason and intellect has intended us not to use them। वो कहते हैं कि अब वो साइंटिफिक एविडेंस तो दे ही रहा है, लेकिन वो एक रीज़न भी दे रहा है कि जब भगवान ने हमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है, तो ऑफकोर्स वो ऐसा तो नहीं कहेगा कि तुम इसका यूज़ ही मत करो, तुम अपनी तरफ से कुछ नई चीज़ निकालो ही मत, जो सच है वो किसी को बताओ ही मत। ठीक है, तो ये 2 रीज़न जो है ये गैलीलियो के लिए हम दे सकते हैं कि वो एक हेरेटिक पर्सन नहीं था, बिकॉज ही इज़ गिविंग द टाइप ऑफ राइट आर्ग्यूमेंट्स।
तो गैलीलियो was punished as a heretic by the church, but based on historical evidence and modern understanding, his ideas were scientific, not heretical. अगर हम उस टाइम की बात करें, आज के टाइम की बात करें, तो उस वहाँ के एविडेंसेस आज मॉडर्न टाइम में जो हम चीज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर हम उनको कंपेयर करके बात करें तो वो एक साइंटिफिक रिसर्च थी, वो एक हेरेटिकल आइडिया नहीं था. उसके बाद हमारी एक और केस स्टडीज़ में गिवन है, डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका. अब हमें पता करना है कि क्या कोलंबस ने सच में अमेरिका डिस्कवर किया था या नहीं किया था, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस जो हमें गिवन हैं, सोर्सेज गिवन हैं. तो सबसे पहले हमें सोर्स ए गिवन है, विच इज़ अ पेंटिंग बाय जॉन. ओके, सो दिस इज़ द पेंटिंग. इन दिस हम क्या देख रहे हैं कि जो ये कोलंबस है हेड, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, उसके साथ उसके पूरे सोल्जर्स हैं, उसकी पूरी फ़ौज है, लाइक जो उसके क्रू मेंबर्स हैं. और हम देख सकते हैं कि जो वहाँ के नेटिव पीपल्स हैं वो वहाँ डर कर पेड़ों के पीछे छुप कर खड़े हैं. यहाँ पर एक वॉर टाइप हमें दिख रही है, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट चल रही है, किसी कुछ नेटिव पीपल दूर से शांति से देख रहे हैं. तो ये हम इस सीन को ले तो ले, इस पेंटिंग को एज एविडेंस मान तो लें, बट यहाँ पर इट कुड बी कि ये बायस्ड हो, कि पेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की पेंटिंग दिखाना चाहता है. तो अगर हम सिर्फ इस पेंटिंग को देखें तो इसके बेसिस पे हमारे पास कोई आई विटनेस रिकॉर्ड तो नहीं कि ये सच में था ऐसा या नहीं था. लेकिन इन दिस पेंटिंग इसको एक हीरो की तरह दिखा रहे हैं, लाइक एक पावरफुल पर्सन दिखा रहे हैं. लेकिन अगर हम नेटिव्स के व्यू पॉइंट से देखें, अगर हम इस इन्हीं के लोगों के व्यू पॉइंट से देखें तो कि हीरो ही है, कि इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है. लेकिन नेटिव्स को अगर हम देखें, जो उनकी हालत है, उसके हिसाब से वो एक हीरो नहीं है. नाउ नेक्स्ट सोर्स है हमारा कोलंबस की रिपोर्ट. मतलब कोलंबस एक लेटर लिखते हैं उनके पहले दिन के, जो उनका पहला दिन था वहाँ पे. तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहाँ पर बहुत सारे नेटिव पीपल रहते हैं, और कहते हैं कि वो लोग उसको हम स्पेन में काउंट करेंगे. ही डिस्क्राइब द लैंड एज ब्यूटीफुल, फर्टाइल एंड रिच इन रिसोर्सेज. और जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल थे वो फ्रेंडली और जेनरस थे, और वो अनफेमिलियर थे वेपन्स से, बिकॉज इट कुड बी कि वहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट नहीं है कि उन्हें वेपन्स बनाने की ज़रूरत पड़े. और वो इतने मासूम से हैं कि उन पर आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं. जो कोलंबस है वो कुछ नेटिव्स को लेता है ज़बरदस्ती, ताकि वो उस जगह की उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा सके. और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो उन सबको चाहता था कि वो क्रिश्चियंस बन जाए और स्पेन में सर्व करें. ही प्रेज द लैंड पीपल बट ट्रीटेड देम एज रिसोर्सेज. उसने लोगों को बहान बताया, जगह को बढ़िया बताया, बट उन लोगों को एक रिसोर्स की तरह यूज़ करा, मतलब अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करा. देन हमारे पास लास्ट सोर्स है, सोर्स सी, विच इज़ अ पोम. इन दिस पोम जो राइटर है, जो पोएट है, वो कोलंबस को एक ब्रेव और स्मार्ट पर्सन की तरह दिखाता है, और जो नेटिव्स हैं उन्हें फ्रेंडली बताता है. लेकिन जो पोएट है वो इग्नोर करता है जो नेगेटिव इफेक्ट हुए थे, लाइक वायलेंस हुई थी, स्लेवरी हुई थी उन नेटिव्स के ऊपर, वो उस चीज़ को दिखाते ही नहीं है. वो इट एडमिट्स कोलंबस डिड नॉट रीच इंडिया बट स्टिल सेलिब्रेट्स हिम. कोलंबस का इम्पैक्ट वहाँ पर क्या पड़ा अभी उसके जाने से, तो देखो उन्होंने यूरोपियंस ने क्या करना शुरू कर दिया, जो अमेरिकन्स है उनको कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया और उनके ऊपर अपनी पावर ले ली. इसके साथ साथ जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल्स थे उनकी डिस्प्लेसमेंट हुई, उनसे फोर्स लेबर कराया गया. और जो अभी अमेरिका की जो ज़मीन थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, रिच इन रिसोर्सेज थी, गोल्ड था बहुत सारा. तो इन दैट वे तो उस कल्चरल लॉस भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ. बट एक पॉजिटिव भी था कि वहाँ से ट्रेड ओपन हो गई, ग्लोबल कनेक्शन होने शुरू हो गए. बट इसके पीछे जो वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन हुई वहाँ पर, वो चीज़ भी एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है. नाउ लास्ट अब हम देखते हैं कि सारे एविडेंसेस सोर्सेज को मिलाकर अब क्या हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि क्या सच में कोलंबस ने डिस्कवर करा था अमेरिका. तो देखो नॉट रियली उसने डिस्कवर तो नहीं किया था, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी नेटिव जो थे वो रह रहे थे, और उनसे पहले भी विकिंग्स भी वहाँ पर पहुँच चुके थे, उन्होंने भी उस जगह को देखा. ये इंट्रोड्यूस यूरोप टू द अमेरिकन्स, उन्होंने यूरोप को अमेरिकन्स से इंट्रोड्यूस कराया. बट डिस्कवरी इज़ डिबेटेड ड्यू टू द नेटिव प्रेजेंस. लेकिन डिस्कवरी अभी भी डिबेट में है कि क्या उसने करा था या नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी नेटिव रहते थे. दिस वाज ऑल आर सब यूनिट 1 ऑफ यूनिट 1. आगे आने वाली सब यूनिट्स के अंदर हम इन्हीं जो हमने 4 हिस्टोरिकल थिंकिंग स्किल्स के बारे में पढ़ा था, उन्हीं को इंडिविजुअली इलाबोरेट करके पढ़ेंगे और सोर्सेज देखेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे उन्हीं के बेसिस के ऊपर. सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.